जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो देखते हैं। सिंगल फेज सॉरी टू फेज, ये हमारा 8वें नंबर का डेरिवेशन है। मींस टू फेज थ्री वायर सप्लाई सिस्टम चलिए, पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हमें सर्किट डायग्राम को बनाना होता है। तो सर्किट डायग्राम देख लेते हैं एक बार, सिंपल सा है। ठीक, एक मेरा ये कंडक्टर हो गया, एक फेज ये हो गया, यानी 2 कंडक्टर हो गए। और मैंने लिखा है 3 वायर, यानी एक न्यूट्रल वाला वायर भी आपको चाहिए होगा। मींस ये मेरा एक न्यूट्रल का वायर हो गया। सही, यहां मैंने अपनी अर्थिंग कर रखी है। अब मेरा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, Vm। ऐसे यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा Vm। ये डेरिवेशन मेरा है 8वें नंबर का। तो यहां पे मैं जो करंट की वैल्यू है वो लिख दे रहा हूं I8। ठीक, अब चलिए इस डेरिवेशन को देखते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि हमें आरएमएस वोल्टेज क्या होगा, मेरा आरएमएस वोल्टेज यहां पर होगा Vm बाई √2। ठीक, ये मेरी आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी। और जो मेरा आरएमएस वोल्टेज है इसका मैं आगे यूज करूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद मैंने स्टार्टिंग में अजम्पशन मान के चल रहा हूं कि मेरी टोटल पावर P ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द सेंडिंग एंड टू द रिसीविंग एंड। सही, तो यानी और वो पर फेज की पावर है, यानी यहां पे 2 फेज है तो पर फेज में कितनी पावर आपकी ट्रांसफर होगी, P बाई 2। ठीक, और फॉर्मूला लिख रहा हूं Vm बाई √2 I8 cos 5। इससे मैं अपनी I8 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा। तो मेरी I8 की वैल्यू क्या आएगी, I8 की वैल्यू आएगी P √2 Vm cos 5। इससे मैंने अपनी I8 की वैल्यू फाइंड आउट करी। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम कि मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा। सही है, तो रेजिस्टेंस हमें जो देखना है उसके लिए उससे पहले हमें I8 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां पे हम इसे IN मान ले रहे हैं कि ये IN है। यहां पे जो करंट फ्लो कर रही है हमने IN एज्यूम कर ली। ठीक, तो यानी IN की वैल्यू क्या होगी, IN की वैल्यू होगी √I8 स्क्वायर प्लस I8 स्क्वायर। इट मीन्स 2I8 स्क्वायर, मतलब √2 I8। ये मेरी करंट की वैल्यू होगी। रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, R8 की वैल्यू होगी ρL बाई A8। सही, और Rn की वैल्यू क्या आएगी, Rn की वैल्यू आएगी R8 डिवाइड बाय √2। ठीक, तो ये मैंने अपनी Rn की वैल्यू को लिखा है। सही, अब यहां पे एक चीज गौर करने वाली बात क्या है कि मैंने ऐसी वैल्यूज यहां पे क्यों लिखी, अभी तक किसी डेरिवेशन में मैंने ऐसा नहीं करा था। इसका रीजन क्या है कि देखिए IN में करंट फ्लो कर रही है √2 I8, यानी नॉर्मल करंट I8 थी। अब √2 यानी 1.732 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो जब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसलिए मैंने इसे डिवाइड बाय √2 करा है। ठीक, अब ये आपका लॉजिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लॉसेस। तो हम लॉसेस देखते हैं, W
लॉसेस के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो यहां पे क्या होगा आपका, इसमें पावर फ्लो हो रही है, इसमें पावर फ्लो हो रही है, सही, यानी 2I8² R8, सही। अब इस वाले फॉर्मूले में हम अपने सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ठीक। और यहां पे एक चीज और भी है कि भाई आपके इस वाले में भी करंट आ रही है, हम यहां पे एज्यूम करके चल रहे हैं, तो यहां पे आपके लॉसेस होंगे, तो यहां पे जो लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, I²R, यानी I²R का मतलब क्या है, करंट कितनी है, √2I8, तो I8 की जगह हमने रख दिया √2I8², सही, इंटू R। R हमारा क्या होगा, R होगा हमारा ये R8 डिवाइड बाय √2, ठीक है। इस चीज को हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, W लॉसेस इक्वल टू 2I8² R8 प्लस 2I8² R8 डिवाइड बाय √2, ठीक। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, W लॉसेस इक्वल टू 2I8² R8, यहां पे √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी √2 I8² R8, ठीक। आगे इसे सॉल्व करते हैं, W लॉसेस इक्वल टू, यहां पे हम कॉमन ले सकते हैं I8² R8 को, यानी I8² R8, तो ये आ गया आपका 2 प्लस √2, ठीक। यहां पे हम R8 की वैल्यू रख लेते हैं, तो W लॉसेस इक्वल टू I8² ρL डिवाइड बाय A8 2 प्लस √2, सही। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, लॉसेस फाइंड आउट करने का, तो यहां पे हमने अपने लॉसेस को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एरिया को कैलकुलेट करने का। थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है ये, तो एरिया देखिए, एरिया आपका क्या आएगा, एरिया यानी A8, उसकी वैल्यू हम यहीं से फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखते हैं। एरिया की वैल्यू आएगी आपकी I8² ρL डिवाइड बाय W 2 प्लस √2। अब यहां पर हम I8 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, सही। I8 की वैल्यू हमने कहा फाइंड आउट करी थी, I8 की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर रखी है, तो इस वैल्यू को रखते हैं A8 इक्वल टू P √2 2VM cos phi स्क्वायर इंटू ρL अपॉन W 2 प्लस √2। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो A8 इक्वल टू 2P² डिवाइड बाय 4VM² cos² phi इंटू W, और यहां आएगा ρL 2 प्लस √2। तो ये हमने इस तरीके से A8 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हर डायरेक्शन में आपका क्या होता है, आपको वॉल्यूम को कैलकुलेट करना होता है। वॉल्यूम आपका क्या आएगा, वॉल्यूम आपका आएगा इन दो कंडक्टर का वॉल्यूम प्लस इस कंडक्टर का वॉल्यूम, ठीक। तो वो लिखते हैं वॉल्यूम इक्वल टू, देखिए यहां पे गौर करने वाली बात क्या है कि आपका जो वॉल्यूम आना है
सही, वो इसके लिए आना है और इसके लिए आना है। तो यहां पे देखिए जो आपका ये वॉल्यूम आना है वो क्या आना है, A8L, सॉरी 2A8L, दो मैंने क्यों लिया है, क्योंकि एक ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, प्लस √2A8L। सही है, जो ये वाला आपका है ये मिडिल वाले कंडक्टर के लिए, जो न्यूट्रल वाला वायर है आपका। तो यानी वॉल्यूम आपका क्या सॉल्व होके आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू, यहां पे आप A8L को कॉमन ले सकते हैं, 2 प्लस √2। ठीक, यहां पर हम A8 की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो देखिए वॉल्यूम क्या आया आपका, वॉल्यूम आपका यहां पे A8 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखिए इस 2 से हमारा एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं P² ρL 2 प्लस √2 डिवाइड बाय 2 VM² cos² phi इंटू W। सही, और एक मेरा ये ऑलरेडी यहां पे लगा हुआ है A8 इंटू L, तो L और 2 प्लस √2। ठीक, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम P² रहेगा आपका, रो रहेगा, L इंटू L यानी L² 2√2 यानी इसका होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा VM² cos² phi। ये फाइनली आपका आंसर निकल के आया, ये आपका वॉल्यूम निकल के आया। अब यहां पे हमारा फिर वही सेम है कि हमें करना क्या है कि हमें इस वैल्यू को K की टर्म में लेके आना है। तो K की टर्म में लाने के लिए यहां तक सही है, हम क्या करते हैं, एक बार 4 से यहां मल्टीप्लाई करी, 4 से हमने यहां पे मल्टीप्लाई करी, तो अब देखिए इतनी टर्म आपकी P² ρ² L², इतनी टर्म ऊपर की हो गई, और नीचे की देखिए W VM²। सही, तो यानी हमारा यहां पे आंसर K की टर्म में फिर से आ गया। इसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, या फिर चलिए यहां लिख रहा हूं मैं, देखिएगा कि हमारा फाइनली जो वॉल्यूम निकल के आया वो क्या निकल के आया, K 2 प्लस √2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 cos² phi। ठीक है, इसे मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं यहां पे। तो ये मेरा वॉल्यूम निकल के आया, और अगर मैं डायरेक्टली से सिंप्लीफाई करता हूं तो सीधे मेरा जो आंसर आता है वो आता है वॉल्यूम इक्वल टू, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी, 1.457 K डिवाइड बाय cos² phi। ये मैंने डायरेक्ट पहले से कैलकुलेशन करके रखी थी, जो मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दी है। तो आपको ये आंसर याद होना चाहिए। अब यहां पे गौर करने वाली क्या बात है कि वॉल्यूम आपका ये आ रहा है, तो इस कंक्लूजन को भी हम यहां लिख दे रहे हैं। 8वां डेरिवेशन था ये हमारा, तो K की वैल्यू, हमारी वॉल्यूम क्या आ रहा है, 1.457 K डिवाइड बाय cos² phi। तो ये हमारे 8वां कंक्लूजन निकला। एक बार मैं थोड़ा सा कुछ बातें फिर से बता दे रहा हूं। देखिए अभी तक के डेरिवेशंस में न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो नहीं कर रही थी, लेकिन यहां पे कहानी क्या हो रही है, यहां पे हमें बैलेंस की कंडीशन रखनी है। सही, तो बैलेंस की कंडीशन क्या होगी, जितनी इनकमिंग करंट है उतनी ही आपकी आउटगोइंग करंट हो। ठीक, यहां पे ये भी आपका रिटर्न यहां से भी करंट फ्लो हो रही है, यहां से ही फ्लो हो रही है। सही, और सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्योंकि आधी पावर एक फेज से जा रही है और आधी पावर एक फेज से जा रही है। तो जब दोनों से ही आपकी मान लेते हैं कि बाहर की तरफ करंट जा रही है, तो फिर आपको इनकमिंग करंट भी शो करनी पड़ेगी ना। तो इस वजह से हमने यहां पर इनकमिंग करंट को शो कराया, यानी यहां पर साइन मैंने लगाया है, इसे मैं ऐसे लगाऊंगा। ठीक है, ये आपकी दोनों फॉरवर्ड यानी बाहर की तरफ करंट की डायरेक्शन हो गई, और ये आपकी अंदर की तरफ करंट की डायरेक्शन हो गई। तो आपका सर्किट
कंप्लीट हो रहा है। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब यहां पे अलग अलग करंट फ्लो कर रही थी, यहां पे अलग फ्लो कर रही थी, इसके लिए इसी वजह से इसके लिए अलग से एनालिसिस करी गई है। जैसे मैंने यहां पे R8 लिखा था और यहां पे IN लिखा था, ठीक है। तो यहां पे IN की वैल्यू मैंने ऐसे कैलकुलेट करी एल्जेब्रिक वाले तरीके से, और ये R8 की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब क्योंकि मेरा न्यूट्रल में करंट ज्यादा फ्लो हो रही है नॉर्मल की कंडीशन से, नॉर्मल कंडीशन से, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस मेरा कम होगा, तो इसलिए मैंने यहां पे रेजिस्टेंस को कम करा था। सेम लॉजिक मैंने फिर यहां पे अप्लाई करा, जहां पे मैं वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल ले रहा हूं, यहां पे मैंने इसे √2 A8L लिखा है, सही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था और ये हमने 8वां डेरिवेशन भी कर लिया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। अच्छा, ये डेरिवेशन से मैं फिर से कई बार बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं एक बार कि देखिए डेरिवेशन कराने का मेन लॉजिक क्या है कि आपको पता चले कि भाई जो मेरा फाइनली में आंसर आता है वो कैसे आता है, उसके पीछे क्या रीजनिंग है, क्या लॉजिकल बात है, सही। आपको वैसे मेन जितने भी हमारे कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं वो आपको याद रहने चाहिए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने 8 कंक्लूजन्स लिख रखे हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो ये हमारा 2 फेज भी हो गया। नेक्स्ट डेरिवेशन हमें कौन सा करना है? नेक्स्ट डेरिवेशन हमें करना है 3 फेज 3 वायर। तो 9 नंबर का डेरिवेशन क्या है हमारा? 3 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे जल्दी से करते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले आपको सर्किट डिजाइन करना होता है, सर्किट बनाना होता है। तो इसके जो आपको सर्किट बनाना है, सर्किट बनाने में आपको बेसिकली 3 फेज का बनाएंगे। तो सिंपल आपने ये लिया 3 फेज 3 वायर, एक कंडक्टर ये हो गया, एक कंडक्टर ये हो गया और एक कंडक्टर आपका ये हो गया। यहां पे आपने करंट नवा डेरिवेशन है तो आई, यहां पे जो करंट है वो आपने I9 मान ली है, ठीक। यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? वो पोटेंशियल होगा आपका VM। यहां पे हमने मान लेते हैं अर्थिंग कर रखी है, ठीक। तो सेम अब देखिए, अब इस डायरेक्शन में चेंज क्या होगा? चेंज आपका ये आना है कि देखिए भाई सिंगल, हमने टोटल पावर तो हमारी P ट्रांसफर होनी है, ठीक। अब चाहे सिंगल फेज हो, चाहे 2 फेज हो, चाहे 3 फेज हो, क्योंकि हमने वो स्टार्टिंग में मान रखा है कि P पावर ट्रांसफर होनी है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? यहां पे हम बोल दे रहे हैं कि एक पर फेज P/3 पावर आपकी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो जब P/3 आपकी पावर ट्रांसफर हो रही है तो उस केस में पहले तो हम ये देखते हैं RMS वोल्टेज। RMS वोल्टेज क्या होगा आपका? RMS वोल्टेज होगा VM/√2, ठीक। नेक्स्ट पावर पर फेज की बात कर रहे हैं तो P/3, ये मैं डायरेक्ट ही अब कर रहा हूं, VM/√2 I9 cos phi, ठीक है। तो I9 की वैल्यू क्या आएगी? I9 इक्वल टू √2 P डिवाइड बाय 3 VM cos phi। ये आपकी I9 की वैल्यू आ गई है, सही है। I9 के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लॉसेस। आपको लॉसेस कैलकुलेट करने हैं। तो लॉसेस का फॉर्मूला आपका क्या होता है? W का वो फॉर्मूला आपका होता है, 3 कंडक्टर है आपके पास यानी 3 I9 स्क्वायर R9। देखिए भाई एक फेज या एक कंडक्टर के लिए I स्क्वायर R,
इसके लिए आई स्क्वायर आर, इसके लिए आई स्क्वायर आर, तो 3 के लिए 3 आई स्क्वायर आर। 90 नंबर का डेरिवेशन कर रहे हैं तो आई की जगह i9 और आर की जगह r9। अब हम इन वैल्यूज को पुट कर दे रहे हैं। 3 i9 स्क्वायर, i9 की जगह ये वैल्यू रख दे रहे हैं √2 p अपॉन 3 Vm cos phi स्क्वायर, और r9 की जगह हम क्या रख सकते हैं, रो l डिवाइड बाय a9। ठीक है, तो यहां देखते हैं, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2p स्क्वायर अपॉन 9 Vm स्क्वायर cos स्क्वायर फाई रो l a9। सही, और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। देखिए यहां से हमारा लॉसेस की वैल्यू क्या आएगी, W की वैल्यू आएगी, देखिए 3 है तो एक 3 से 3 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ऊपर आएगा 2p स्क्वायर रो l डिवाइड बाय 3 Vm स्क्वायर cos स्क्वायर फाई a9। ये हमारे लॉसेस की वैल्यू आ गई। ठीक, ये लॉसेस की वैल्यूज है आपकी। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है आपको एरिया कैलकुलेट करना होता है कि एरिया कितना है भाई। तो एरिया देखते हैं, एरिया आपका a9 की वैल्यू आएगी 2p स्क्वायर रो l डिवाइड बाय 3 Vm स्क्वायर cos स्क्वायर फाई इंटू W। यह आपकी एरिया की वैल्यू आ गई। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपको जो आपका वॉल्यूम होता है वो आपको कैलकुलेट करना होता है। तो वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या आएगा आपका, वॉल्यूम होगा आपके पास 3 कंडक्टर है, 3 कंडक्टर है तो AL सही, यानी वॉल्यूम हो जाएगा आपका 3A9L। सही, नवा डेरिवेशन है तो A9 लिखा है, L मैंने स्टार्टिंग में ही कांस्टेंट मान रखा है, इसलिए L में मैंने 9 नहीं लिखा है। अब यहां पे मैं ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, तो वॉल्यूम 3 ये वैल्यू पुट कर रहा हूं 2p स्क्वायर रो l 3 Vm स्क्वायर cos स्क्वायर फाई W इंटू L। ठीक है, अब यहां पे ये वैल्यू रख रहा हूं मैं, वॉल्यूम 3 से 3 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2p स्क्वायर रो l से l की मल्टीप्लाई हो गई l स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर cos स्क्वायर फाई इंटू W। तो ये मेरी वॉल्यूम की वैल्यू निकल के आई। अब हमें इसी वॉल्यूम को अपने k वाली टर्म्स में लेके आना है। सही, तो वो देखते हैं कैसे लेके आते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू 2p स्क्वायर रो l स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर cos स्क्वायर फाई इंटू W। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, फिर वही सेम चीज जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। ठीक है, तो इसे हम कर रहे हैं, तो देखिए इतनी टर्म, ये ऊपर वाली टर्म हो गई मेरी 4p स्क्वायर रो l स्क्वायर 4p स्क्वायर रो l स्क्वायर, और ये मेरी नीचे वाली टर्म इतनी हो गई, इतनी वैल्यू मेरी k हो गई। ठीक, यानी वॉल्यूम मेरा क्या निकल के आया, वॉल्यूम निकल के आया 2k डिवाइड बाय 4 cos स्क्वायर
फाइव। तो ये मैंने अपनी वॉल्यूम की वैल्यू को फाइंड आउट करा है। ठीक, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम इक्वल टू, यहां से कट जाएगा यानी k डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर 5। यह आपका वॉल्यूम निकल के आया। इसे भी लिख लेते हैं। तो नवा जो कंक्लूजन निकला है वो निकला है आपका k डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर 5। तो इस तरीके से नवा डेरिवेशन भी हो गया। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम अलग अलग केस लेते जा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल वेरी करता जा रहा है। सही, कि सेम पावर ट्रांसमिटेड, सेम लॉसेस, सेम लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और सेम पोटेंशियल, हर केस में हमारा वॉल्यूम वेरी कर रहा है। चलिए एक डेरिवेशन और रह गया हमारा, वो डेरिवेशन भी कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे। इन डेरिवेशन में कुछ ऐसा खास नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको लॉसेस कैलकुलेट करने हैं। लॉसेस कैलकुलेट करने के बाद आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सब में प्रोसीजर सेम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। ठीक, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दसवां डेरिवेशन। दसवां आपका क्या है? थ्री फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम डायग्राम आपका सेम ही रहना है। एक फेज हो गया, दूसरा फेज हो गया, यह आपका तीसरा फेज हो गया, और यह आपका 4 वायर यानी न्यूट्रल वाला कंडक्टर बोल लीजिए इसे, वो हो गया। ठीक है, अर्थिंग हमने यहीं कर रखी है। पोटेंशियल आपका Vm ही रहेगा। सही, अब यहां पे पूरा डेरिवेशन नहीं करते हैं। जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में 3 फेज 3 वायर में हमने एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, सही, वैसे ही यहां भी एरिया की वैल्यू कैलकुलेट होनी है। तो मैं डायरेक्टली देख के लिख दे रहा हूं एरिया की वैल्यू क्या आनी है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो जो A tan की वैल्यू आनी है वो आनी है 2p स्क्वायर रो L 3w Vm स्क्वायर cos स्क्वायर 5। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं एक बार लास्ट में कि यही वैल्यू आई थी। अब बस चेंज क्या होना है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम आपका क्या आएगा, आपका जो वॉल्यूम आना है AL इसके लिए, AL इसके लिए, AL इसके लिए, और 0.5 AL इसके लिए, यानी 3.5 A tan L। ठीक, ये वैल्यू रख दे रहे हैं। तो वॉल्यूम आपका आएगा 3.5 2p स्क्वायर रो L अपॉन 3w Vm स्क्वायर cos स्क्वायर 5 L। सही, तो यहां पे वॉल्यूम आपका फाइंड आउट होके आएगा। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि L से इसकी मल्टीप्लाई कर देना है। 3 अभी बाद में से देखते हैं, 3.5 और इंटू 2p स्क्वायर रो L स्क्वायर 3w Vm स्क्वायर cos स्क्वायर 5। सही, तो यहां पे फिर वही आपको करना है कि आपको अपनी इस वैल्यू को k की टर्म में लेके आना है जो हमने वहां पे लिख रखी है। तो उसमें लाने के लिए क्या करना है, इसी में हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से
डिवाइड कर दे रहे हैं। सही, तो यहां देखते हैं इतनी वैल्यू, देखिए यहां लिखा है 4p स्क्वायर रो एल स्क्वायर, तो ये 4p स्क्वायर रो एल स्क्वायर और नीचे है WVM स्क्वायर यानी WVM स्क्वायर। सही, तो इतनी वैल्यू आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, K में। तो वॉल्यूम इक्वल टू 3.5 इंटू 2K डिवाइड बाय 3 cos स्क्वायर 5 इंटू 4। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका वॉल्यूम क्या आएगा, 3.5 K डिवाइड बाय ये आपका जो 4 है ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 इंटू 3 6 cos स्क्वायर 5। सही, अब ये पॉइंट में आंसर आ रहा है तो इसे इंटीजर में हमें लेना है, पूर्ण नंबर में, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इसे करेंगे तो 7K, इसे करेंगे तो 12 cos स्क्वायर 5। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। इसे भी एक जगह नोट कर लेते हैं 10, तो ये आपका आंसर आया 7K डिवाइड बाय 12 cos स्क्वायर 5। इस तरीके से हमने अपने सारे 10 के 10 डेरिवेशन कर लिए। ठीक, यहां पे एक चीज फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं आपके लिए कि भाई आप सोच रहे होंगे मैंने A10 की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करा, तो वो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल जैसा लास्ट डेरिवेशन में हमने डेरिवेशन करा था वैसे ही सेम प्रोसीजर है, इसी वजह से मैंने स्किप कर दिया, अदरवाइज तो फिर काफी टाइम लगता। तो ये देखिए ये 10 मैंने आपको डेरिवेशन कराया, इन 10 डेरिवेशन में अलग अलग कंक्लूजन निकल के आए। देखिए ये था आपका DC 2 वायर सप्लाई सिस्टम के लिए, ये क्या था DC 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ, ये क्या था DC 3 वायर। नेक्स्ट ये क्या था आपका सिंगल फेस AC 2 वायर, ये क्या था सिंगल फेस AC 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ, ये सिंगल फेस 3 वायर। नेक्स्ट क्या है 2 फेस 4 वायर, फिर 2 फेस 3 वायर, फिर 3 फेस 3 वायर और 3 फेस 4 वायर। तो RRB या किसी और स्टेट लेवल के इंजीनियर एग्जाम के लिए इतने डेरिवेशन की आपको कोई खास जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। ये डेरिवेशन आपको सिर्फ इसलिए बताए गए कि आपको सारे लॉजिक पता हो कि भाई कैसे आंसर आ रहा है, कैसे ये कंक्लूजन निकल रहा है। सही, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इतने सारे कंक्लूजन याद होने चाहिए। ठीक, कि ये हमारे कंक्लूजन क्या क्या है। मैं समझ रहा हूं कि ये याद रखना मुश्किल है, लेकिन भाई देखो एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ये याद तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और क्वेश्चन विद इन सेकेंड होता है अगर आपको कंक्लूजन याद है। थैंक यू।